हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज के बारे में। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो आइए चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़कर जाना है। मान लीजिए किसी कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क्स या फिर ब्रांड नेम। इसको कोई अदर कंपनी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या फिर कोई इंडिविजुअल गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे केस में वो कंपनी उस अदर कंपनी पे या इंडिविजुअल पे लीगल एक्शन ले सकती है और कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकती है। इसी पे ये टोटल चैप्टर डिपेंड करता है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि ए लिमिटेड ने मान लीजिए बी लिमिटेड पे क्लेम किया है या बी लिमिटेड पे केस किया है, क्योंकि बी लिमिटेड मान लीजिए ए लिमिटेड के कुछ कॉपीराइट्स या पेटेंट राइट्स का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था और ए लिमिटेड को ऐसा लगता है कि उसे कुछ कॉम्पनसेशन भी बी लिमिटेड से मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में जो कॉम्पनसेशन मिलने की उम्मीद है ए लिमिटेड को, दैट इज़ द कंटीजेंट एसेट्स, या फिर आप इसको पॉसिबल एसेट्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर बी लिमिटेड को ऐसा लगता है कि अगर कोर्ट ए लिमिटेड के फेवर में फैसला करेगा तो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है बी लिमिटेड के लिए, वो एक कंटीजेंट लायबिलिटीज़ है। लेकिन अगर बी लिमिटेड को ऐसा लगता है कि उससे गलती तो हो गई है, अब मुझे कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन श्योरली ए लिमिटेड को देना ही पड़ेगा, बट अभी पूरा का पूरा यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन नहीं आया है कि कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है जो पॉसिबल है कि पे करना ही पड़ेगा अब ए लिमिटेड को, वो प्रोविज़न एक तरीके से बी लिमिटेड के लिए कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर में एक छोटा सा डिफरेंस भी पढ़ना है कि कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप ये बेसिक सा डिफरेंस आप याद रखिएगा। बाकी आपको इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फाउंडेशन लेवल पर पढ़ के नहीं जाना है। बस आपको कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज़ की जो डेफिनेशंस हैं उसको अच्छे से कवर करके जाना है। एज वेल एज आपको एक और भी चीज़ कवर करना है कि कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम शो नहीं करते हैं, क्योंकि ये अभी एक्चुअली में हुए नहीं है। ना तो ये एसेट्स आया है ना ये लायबिलिटीज़ आया है, रियलाइज़ नहीं हुआ है कोई एसेट्स इसलिए। और ऐसा क्यों करते हैं, किस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए रखते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को हम लोग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर कहते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को शो करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपके फाउंडेशन लेवल के सिलेबस में है। इसके ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा ये आपको नहीं पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। गुड बाय।